एक 13 साल की हाफिज कुरान बच्ची ने 40 बच्चों को एक साथ पैदा किया, जिसे देखकर डॉक्टरों की भी चीखें निकल गईं। कैसे हुआ यह सब कुछ और इन बच्चों का बाप कौन था? यह वाकया सुनकर आपकी अक्ल भी दंग रह जाएगी। मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा और अजीब केस था मेरे साथ। आज ऐसा मामला हुआ कि मेरा मीटर ही शॉर्ट हो गया। मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी थी। ये लड़की थी भी या नहीं, मुझे तो शक था। एक तो वह कम उम्र थी और इसके साथ ये सब कुछ हुआ था। जैसे ही मैं उसको ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर गई तो क्या होता है कि तो थोड़ी ही देर के बाद लोगों को इसके बजाय मेरी चीख की आवाज़ें सुनाई देने लगी और मैंने कहा कि बचाओ बचाओ, किसी को भेजो मेरी मदद के लिए, वरना आज मुझसे कुछ बुरा हो जाएगा। सारे हॉस्पिटल वाले हैरान रह गए कि डॉक्टर अरोज को क्या हो गया है। इसके बाद सब डॉक्टर्स मेरी तरफ भागे। मैंने डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बुलाई और हम लोगों ने 11 घंटे की प्रोसीजर के बाद इस केस को हैंडल किया। 11 घंटे तक हम सब लोग हैरान और परेशान थे। ये हमारे हॉस्पिटल का ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में होने वाला बहुत ही बड़ा मोज़ा था, क्योंकि जब मैंने इस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया तो इसके पेट में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे आज एक आम सा दिन था। मैं अपनी साथी डॉक्टर के साथ बैठी थी। फिलहाल कोई केस ना था। शाम होने वाली थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और हम लोग इस गांव के हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थे। अस्पताल साल तो यह बहुत बड़ा था, मगर आसपास गांव था। अजीबोगरीब किस्म की औरतें आती थीं जिनको हमें हैंडल करना पड़ता था। ऐसे ही ऐसी औरतें भी आती थीं कि जिनको 4-5 महीने तक ये पता न होता था कि इनके यहाँ औलाद होने वाली है और वह हामिया है। कहती कि हमने तो आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया क्योंकि हमारी सांस नहीं करवाने देती। कुछ औरतें ऐन वक्त पर आ जाती कि बस आज ही हमारी डिलीवरी है ही, तो इनके टेस्ट हुए होते थे और ना ही ब्लड टेस्ट करवाए होते थे और वह सीधा हमारे पास आकर बैठ जाती थी। मैं अपनी साथी डॉक्टर से यही बात कह रही थी कि ऐसी औरतों को आगाही कौन देगा। इसने कहा कि वह सब तो ठीक है, मगर अभी हम यहाँ पर सिर्फ 2 डॉक्टर्स हैं। अगर कोई केस आ गया तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि नहीं आएगा, कोई केस मुझे नहीं लगता कि आएगा। अगर आएगा तो हम हैंडल कर लेंगे। मुझे क्या पता था कि आज हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल केस आने वाला था। वह लड़की जब अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल हुई तो मुझे नहीं पता था कि वह लड़की माँ बनने वाली है। इसने एक बहुत बड़ी चादर अपने ऊपर दौड़ रखी थी। वह एक साइड के बेंच पर बैठ गई थी और इसकी माँ काउंटर की तरफ गई। थोड़ी देर बाद काउंटर वाली मेरे पास आई और इसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, डिलीवरी का केस आया है। मैंने कहा कि किसका है? तो इसने कहा कि वह जो सामने लड़की बैठी है ना, इसका है। मैं चाय पी रही थी, चाय का घूंट मेरे मुंह से बाहर निकल आया। मैंने कहा कि इस लड़की का केस है, क्योंकि जब मैंने इसे देखा तो वह बहुत ही कम उम्र थी। मैं तो हैरान रह गई। फिर सोचा कि हाँ, यह गाँव है, यहाँ पर कम उम्र औरतों के केस हमने पहले भी देखे थे, लेकिन यह मामला ज़रूरत से ज़्यादा ही अजीब था। मैंने कहा कि अच्छा पूछो, क्या हो रहा है? सारी रिपोर्ट बनाओ और एक फ़ाइल बनाकर फिर मुझे बताओ। इस नर्स ने कहा कि बीबी जी, मुझे तो बड़ा मुश्किल सा केस लग रहा है। इसका अभी तक ना ही कोई टेस्ट हुआ है और ना ही अल्ट्रासाउंड हुआ है। बस वह ये कहे जा रही है कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा कि अच्छा, चलो फिर पहले अल्ट्रासाउंड का लेते हैं। मैंने अपनी दोस्त डॉक्टर से कहा कि ये मामला मैं देखती हूँ, तुम बाकी के पेशेंट्स को देख लो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मुझे लगता है कि केस नॉर्मल ही होगा। इसने कहा कि हाँ ठीक है। हम अपनी बातें कर रहे थे कि जैसे डॉक्टर्स अपनी बातें करते हैं, वो लड़की मेरे साथ आ गई और मैंने कहा कि चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा कि मेरा नाम सुबिया है। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी तो बहुत जल्दी हो गई है। तो जवाब में वह कुछ ना बोली। भला इस शर्माने वाली क्या ज़रूरत थी? इसकी माँ ने कहा था कि डॉक्टर साहिबा, मेहरबानी कीजिएगा, मेरी बच्ची बड़ी डरपोक सी है, बहुत डरती है इन चीज़ों से। मैं दिल में सोचने लगी कि अब इसका डर पोख नहीं, बहादुर बनने का वक्त आ गया है। मैंने इनको कहा कि आप फिक्र ना कीजिएगा, परेशान ना हो, हम देख लेंगे, आप बाहर ही बैठे। मैं इस लड़की को लेकर अंदर आ गई और अल्ट्रासाउंड करने लगी। अभी तक तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी जा रही थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मैं आज कुछ इतना अजीब देखूंगा कि मेरी चीखें ही निकल जाएंगी।
अभी करीब ही था कि मैं चेकअप करती कि क्या मामला है कि इसकी माँ बाहर शोर डालने लगी। मैंने नर्स से पूछा कि क्या कह रही है, औरत शोर क्यों डाल रही है। नर्स ने कहा कि वह कहती है कि मैं भी अंदर जाऊंगी। मैंने कहा कि इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, आखिर इसने अल्ट्रासाउंड रूम में आकर करना क्या है। इसकी बेटी को भी तो हम बाहर लेकर आ रहे हैं ना, फिर बताते हैं कि क्या मामला है। तो कहने लगी कि नहीं, वह बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, जिद कर रही है, कह रही है कि मेरी बेटी का अल्ट्रासाउंड नहीं करो, बच्चे के लिए खतरनाक है और इसकी लड़की का इससे पहले कोई अल्ट्रासाउंड शायद इसी वजह से नहीं हुआ था। मैंने कहा लेकिन अब एक तो करना पड़ेगा, ना पता चले कि नॉर्मल केस है या फिर ऑपरेशन का केस है। इस औरत से कहो कि चुप करके बैठ जाए। यह सारी बातें यह लड़की भी सुन रही थी। मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि एक अल्ट्रासाउंड तो करना ही होता है, मगर मैंने इससे क्या पूछना था। वह बेचारी तो ना जाने पहले से ही डरी सहमी बैठी थी। मैं उसका अल्ट्रासाउंड करने लगी तो मुझे यह देखकर हैरत हुई कि उसका पेट तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा हुआ था। खैर, मैंने कहा कि शायद बच्चा सेहतमंद होगा, इसलिए मैंने बातों बातों में पूछा कि तुम्हारा शौहर क्या करता है, मगर इसने इस बात पर भी कोई जवाब ना दिया। मैंने सोचा कि लगता है यह ज़रूरत से ज़्यादा ही डरी हुई है, मगर मुझे यह नहीं पता था कि पहले वह डरी हुई थी और अब मेरे डरने का वक्त था, क्योंकि जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड किया पहले तो मेरी आंखें फट के चार हुईं और इसके बाद मेरे मुंह से हाय अल्लाह निकला और फिर मैंने इधर उधर हाथ पैरों को मारना शुरू कर दिया। मैंने इस लड़की को कहा कि इधर ही लेटी रहना, उठना नहीं। मैं बाहर ऐसे पागलों की तरह भागी थी कि इसकी माँ भी देखकर हैरान रह गई। मेरा तो जैसे दिमाग ही घूम गया हो, ऐसे लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझे कोई दौरा पड़ा हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था और मेरा दिमाग सोचने की सलाहियत बिल्कुल खो बैठा था। मैं जाते जाते नर्स को बमुश्किल सिर्फ इतना ही कह रही थी कि इस लड़की को कहीं जाने मत देना, वरना इसके लिए बहुत बुरा होगा। मेरा गला खुश्क हो गया था। मैंने अपने साथ ही डॉक्टर मुस्कान को जल्दी जल्दी तलाश किया और वह भी मेरी हालत देखकर हैरान हो गई। इसने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें। मैंने कहा कि मेरे साथ चलो, बहुत ज़रूरी केस है, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। पता नहीं यह लड़की कहाँ से आई है और ये लड़की भी है या नहीं। ये क्या हो रहा है। मेरा दिमाग तो इस वक्त बिल्कुल ही माऊ हो चुका था। तुम भी जाकर देख लो, मैंने जो देखा था क्या वाकई ही वह सच था। इसने कहा कि एक मिनट, क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतनी अजीब सी हालत में क्यों आई हो। बहरहाल वह भी मेरे साथ अल्ट्रासाउंड रूम में आ गई। जब इसने अल्ट्रासाउंड मशीन में देखा तो इसकी हालत मेरे से तो कम ही बुरी थी, मगर वह भी बहुत परेशान हो गई। इसने कहा कि जल्दी जल्दी डॉक्टर्स को बुलाओ, आसपास के हॉस्पिटल से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, ये केस हम दोनों मिलकर भी हैंडल नहीं कर सकते। इसकी माँ ने बाहर शोर डाला हुआ था। मैंने डॉक्टर मुस्कान को कहा कि इस लड़की को अंदर लेकर जाओ और इसके सारे मामलात सीधे करवाओ। मैं ज़रा इसकी माँ से बात करके आती हूँ, यह सब कुछ हुआ कैसे है, और सारे डॉक्टर्स को फ़ोन भी करो। हमें डॉक्टर्स की पूरी टीम की ज़रूरत होगी, कम से कम भी 14 से 15 डॉक्टर्स होने चाहिए। मुस्कान ने कहा कि ठीक है, मैं यह सब कुछ करती हूँ, तुम जाकर इसकी माँ से बात करो। मैंने इस औरत को अपने पास बिठाया। मैंने कहा कि हाँ जी, आपका नाम क्या है। इसने कहा कि मेरा नाम सकीना है। मैंने कहा कि सकीना बीबी, अब मैं तुमसे सीधा जो सवाल करूँगी मुझे इसका सीधा जवाब देना। इस लड़की की शादी करवाई है तुमने, इसका शौहर कौन है। इसके शौहर को बुलाओ, क्योंकि इसके शौहर का यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसने कहा कि जी, शौहर का क्या काम है, ये तो औरतों के मामलात होते हैं, वह यहाँ पर आकर क्या करेगा, यह तो जनानियों का अस्पताल है, इसने भला यहाँ पर आकर क्या करना है। वह बिल्कुल वैसी ही औरत थी जैसी गांव की औरतें होती हैं, जिसे किसी बात का कुछ पता ही नहीं। मैंने पूछा कि तुम इसकी माँ हो या सास। इसने कहा कि जी, मैं इसकी माँ हूँ, सास नहीं। मैंने कहा कि इसके शौहर को बुलाओ और इसके शौहर के दस्तखत के बगैर हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते। यह बात तो तुम्हें पता है ना। जब मैंने 2 से 3 दफ़ा कहा कि इसके शौहर को बुलाओ, इसने कहा कि इसका शौहर नहीं है, वह मुल्क से बाहर गया हुआ है। मैंने कहा कि फिर मेरी इससे फ़ोन पर बात करवा दो।
मेरे पास बाहर के मुल्क कॉल करने वाला पैकेज है, तुम मुझे नंबर बताओ, मैं कॉल करती हूँ। मगर वह मजीद डर गई। इसने कहा कि वह मुल्क से बाहर नहीं बल्कि इसी मुल्क में रहता है। औरत मुझसे कहने लगी कि आप मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए। मैंने इससे कहा कि तुम्हारी बेटी की कितनी कम उम्र है, तुमने यह सब कुछ क्यों होने दिया। कहने लगी कि अब मैं आपको क्या बताऊं, बस आप मेहरबानी करके हमारी मदद करें। इसकी उम्र कम थी, वरना यह सब कुछ इसके साथ ना होने देती। मैंने कहा कि क्या मतलब, कुछ बुरा हुआ है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, बहुत बुरा हुआ है मेरी बेटी तो बहुत नेक है, मेरी बेटी हाफिज कुरान है। कहने लगी कि मेरी बेटी ने पूरा कुरान पाक ज़बानी हिफ्ज़ किया है। मैंने उससे कहा कि अगर बुरा हुआ था तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई, तुम्हें रिपोर्ट करवानी चाहिए थी, यहाँ तक क्यों पहुँचने दिया तुमने। इसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, बड़ी लंबी कहानी है, बस अब मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैंने कहा कि लंबी कहानी मुख्तसर बताओ। अपने साथ साथ में बाकी मामलात भी देख रही थी, डॉक्टर्स को भी मैसेज कर रही थी और फ़ोन भी कर रही थी। इस हालात में ऐसे किसी को शॉर्ट नोटिस पर बुलाना बिल्कुल भी आसान ना था, मगर फिर भी वह लोग आ रहे थे और बाकी के इंतज़ामात भी हो रहे थे। अस्पताल में सब लोग ही भाग रहे थे, एक तरह से जैसे इमरजेंसी नाफी कर दी गई हो। कोई इधर जा रहा था और कोई उधर जा रहा था। सारे मामलात करने थे, काम करने थे। डॉक्टर मुस्कान भी अपने कामों में लग गई थी। वह मेरा बड़ा साथ दे रही थी। वह बहुत ही अच्छी और काबिल डॉक्टर थी, मुझसे सीनियर थी। इस लड़की की माँ ने कहा कि जी, हम तो गरीब लोग हैं और मेरी बेटी सुबह किसी के घर पर काम करती थी। वह लोग इसको अच्छे पैसे देते थे और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं होता था, तो सोचा कि चलो ये किसी के घर में काम करेगी तो 4 पैसे ही आ जाएंगे। वैसे भी हम जैसी औरतों को तो काम करना ही पड़ता है और अगर काम कर ले तो पैसे मिल जाते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है। मेरी बेटी एक बड़ी मालकिन के घर में काम करने जाती थी। इनके घर में कोई मर्द न था, इसलिए हम लोग बेफिक्र हो गए थे। मगर वहाँ पर काम करने वाली एक औरत का बेटा था। इसने कहा था कि मेरा बेटा थोड़ा सा पागल है, इसे किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं। वह मेरी बेटी सिद्र की उम्र का ही था। हम लोगों ने सोचा कि यह तो पागल है, बेजर सा आदमी है, इसी सोच से उसे वहाँ पर काम करने दिया। बस हम लोग बेफिक्र हो गए। वह औरत भी हमारी बेटी के साथ बुरा नहीं करती थी, बड़ा ख्याल रखती थी इसका। मगर पता नहीं फिर क्या हुआ कि एक दिन वह इसको वापस छोड़ गई। इसकी हालत बहुत बुरी थी और इसका बुखार ही ना उतर रहा था। मैंने बार बार पूछा कि क्या बात है, तो इसने मुझे ना बताया। बस यह दिन इसी तरह गुजरने लगे और इसकी मालकिन ने ज़्यादा पैसे भी भेज दिए, तो हमने भी सवाल ना किया और कहा कि आप लोग अपना गुजारा कर लें, हमें तो इसकी ज़रूरत थी, हम गरीब बंधे थे, हाथ में पैसे आए तो बस चुप करके बैठ गए। मगर महीने बाद इसकी तबीयत खराब हो गई। मैं पास के अस्पताल ही इसे दिखाने ले गई थी, तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरी बेटी के साथ तो यह मामला है। सुबिया से पूछा तो यह कहने लगी कि मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ है। मैंने इससे बार बार पूछा है और आज की तारीख तक पूछ रही हूँ, मगर मुझे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद मैं यह सब कुछ छुपाती रही और गांव के किसी नर्स और ताई डॉक्टर से इसको दवाई लेकर देती रही, मगर इसका असर ही नहीं हुआ। इसका बाप भी बड़ी बातें सुनाता है और अब तो वह भी नाराज फिर रहा है। यह सब करते कराते महीने गुजर गए और आज यह कहने लगी कि अम्मा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, तुम इसे लेकर अस्पताल आ गई हूँ। अब आप लोग ही बताएं कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि जिस जगह पर यह काम करती थी, इस औरत का नाम और नंबर बताओ। इसने मुझे नाम और नंबर बता दिया। इसका मतलब कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, ठीक ही कह रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, अब यहाँ पर बैठो और अपनी बेटी के लिए दुआ करो, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी है। तुम्हें इतनी कम उम्र की लड़की को किसी के घर पर काम नहीं करने देना चाहिए था। बाकी सारे डॉक्टर्स भी पहुँच गए थे, पूरे 18 डॉक्टर्स थे। वह सब भी बड़े हैरान थे और अपना अपना काम छोड़कर आए थे। मैंने इनको जब बताया तो इनकी हैरान गोधन। जब हम लोग अस्पताल में थे और ये सारा केस चल रहा था, तो बच्चे ऑपरेशन थिएटर से ऐसे बाहर आ रहे थे कि जैसे अंदर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 20 औरतें बैठी हों और इन सब के यहाँ विलादत हो रही हो, क्योंकि यह कम उम्र लड़की जिसका नाम सुबह था, जिसको अपने बच्चों के बाप के बारे में भी कुछ ना पता था, और इसकी माँ भी उल्टी सीधी सी कहानी सुना रही थी
और बकौल इसकी माँ के इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। इसने आज पूरे 40 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें से कुछ को फौरन वहाँ से ले जाकर इंडिकेटर में रखा गया। कुछ बच्चों की हालत ऐसी थी कि वह बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन इन्हें भी वहाँ से ले जाया गया था। बहुत बड़ी भगदड़ मच गई थी, सारी एम्बुलेंस को फाल होना पड़ा था। सब डॉक्टर्स ने अपना टाइम दिया था। सबसे ज़्यादा प्रेशर मुझ पर था, क्योंकि यह मेरा केस था। सुबिया की हालत अभी कोई इतनी अच्छी ना थी। अभी हमें इसे शिफ्ट नहीं कर रहे थे। वह आईसीयू में थी, मगर खतरे से बाहर थी और इसे ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में कम से कम 2 हफ्ते गुजारने थे। जब मामला थोड़े बेहतर हो गए, पता चल गया कि सारे बच्चे ठीक हैं और इनके खाने पीने और कपड़ों का इंतजाम भी बहुत से लोगों ने मिलकर ही कर दिया था। वह सब मामले तो अपनी जगह थे। ये दिन मेरे लिए एक बहुत लंबा दिन था और इससे अगला दिन भी इसकी माँ अपनी बेटी के पास बैठी थी। मैंने इसे कहा कि तुम बस अपनी बेटी का ख्याल करो और बच्चों को हम देख लेंगे। वह भी बुरी तरह से रो रही थी, परेशान थी। मैंने इसे तसल्ली दी और जब मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो मैंने इस औरत को फ़ोन किया जिसके घर पर यह लड़की काम करती थी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि यह सब कुछ इसी के पागल बेटे की वजह से हुआ है। तभी तो इसने इस लड़की को अचानक से वापस भेज दिया और बहुत सारे पैसों के साथ भेजा, और अब वह अपने बेटे का गुनाह छुपाने के लिए कुछ भी बोल सकती थी। मैंने इसे फ़ोन किया और बताया कि मैं फला हॉस्पिटल से डॉक्टर अरोज बात कर रही हूँ और आज मेरे पास बिहा नाम की एक लड़की का केस आया है। वह आपके घर में ही काम करती थी ना, आपने इसे घर से अचानक क्यों निकाल दिया? और इसके बाद महीने बाद ये सब कुछ इसके साथ जो हुआ। मैंने इससे पूछा। मैंने कहा कि अब जवाब दें कि इन बच्चों का बाप कौन है। वो औरत कहने लगी कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया, आजकल तो डॉक्टर्स भी पागल हो गए हैं। शायद आप वाकई ही डॉक्टर हैं या नहीं, क्योंकि ऐसी कोई लड़की मेरे घर पर काम ही नहीं करती थी। हाँ, पर मेरे घर पर एक औरत काम ज़रूर करती थी जिसका नाम हाजरा था और उसकी बेटी का नाम सौभिया था। मगर मुझे फिर इस औरत के बारे में पता चला कि वह बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है और इसके बहुत गलत किस्म के काम हैं। इसलिए मैंने इसे अपने घर से फ़ौरन निकाल दिया। इसने बमुश्किल मेरे घर पर 1 हफ्ता ही काम किया होगा। आपको यह किसने कह दिया कि मेरा बेटा पागल है? मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, पागल नहीं है। मेरा एक नहीं, मेरे 4 बेटे हैं। 2 बेटे आप ही की तरह डॉक्टर बन रहे हैं और उम्मीद है कि डॉक्टर बन के आपकी तरह पागल नहीं हो जाएंगे। लगता है कि आपने किसी और को फ़ोन करना था और आपने गलती से मुझे फ़ोन कर दिया है। एक बेटा मेरा पुलिस में है और छोटा बेटा मेरा अभी कॉलेज जाता है। मेरी 2 बेटियां भी हैं और अगर वह हाजरा आपके पास बैठी हुई आपको उल्टी सीधी पटियां पढ़ा रही है तो मुझे फ़ोन करने के बजाय इससे ज़रा बच के रहिएगा। इसे अपने घर पर काम मत दीजिएगा, बहुत ही ख़तरनाक औरत है। बाकी अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इतना कहकर इसने फ़ोन पटक के बंद कर दिया और मैंने अपना नासर पकड़ लिया। मैंने बाकी डॉक्टर से पूछा तो इन्होंने कहा कि बच्चे ठीक हैं और अब मरीज़ा की हालत भी पहले से बेहतर है, मगर वह इन बच्चों को कैसे पालेगी? हमें यह बात मीडिया तक पहुंचा होगी ताकि इन बच्चों की मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आ सके। नहीं तो इन बच्चों को यह औरत तो क्या, कोई अच्छा भला आदमी भी नहीं पाल सकता। आज तक किसी औरत के इतने बच्चे ना हुए थे और जिसने रिकॉर्ड बनाया था इसके बच्चे भी इससे ज़्यादा हुए थे, मगर शायद पाकिस्तान की यह पहली औरत थी जिसके साथ यह मामला हुआ है। अगर लोगों को इस बारे में पता चलेगा तो वह सदका वगैरह दे देंगे और इसकी मदद हो जाएगी, मगर इसके लिए इन बच्चों के बाप का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने फाइल में भी बच्चे के बाप के बारे में कुछ नहीं लिखा और ना ही इसके सिग्नेचर हुए हैं, और इतनी बड़ी सर्जरी भी परफॉर्म कर दी गई। वो डॉक्टर सीनियर्स थे इसलिए इतने सवाल कर रहे थे। मैंने इनको सारे मामलात से आगाह किया जो इसकी माँ ने मुझे बताया था, तो इन्होंने कहा कि यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई, आपको पहले बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि इस वक्त मरीज़ा की हालत ऐसी नहीं थी और इन सारी बातों का इंकशाफ भी अभी हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा कि इनकी माँ को दोबारा बुलाएं और इसके बाप के मुतालिक सवाल करें। मैंने इसकी माँ को दोबारा बुलाया, वह फिर से यही कहने लगी और बातों को गोल मोल करने लगी। अब ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। हम लोग डॉक्टर्स थे, पुलिस वाले तो ना थे जो जस उसी करते फिरते। इसीलिए हम लोगों ने इस मामले को यहीं पर छोड़ दिया और सबने यह इरादा किया कि बच्चों के बारे में मीडिया को बता दिया जाए।
बाकी बाप वाली बात के बारे में ना बताया जाए ताकि लोग इनकी मदद कर सके, नहीं तो इतने सारे बच्चों का खर्च कौन उठाएगा। इस लड़की से पूछा कि तुम्हारे यहाँ इतने सारे बच्चे पैदा हुए हैं, इनका ख्याल कैसे करोगी? तो इसने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं क्या करूँगी, मेरी माँ से पूछ लीजिए। इसको कोई भी बात कहते तो वह कहती कि मेरी माँ से पूछ लीजिए। इस सारे मामले को देखते हुए मुझे इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत पेश आ रही थी कि इस गांव की औरतों को आगाही की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें यह डॉक्टर्स का काम छोड़कर पहले इन सब लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और समझाना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि एक औरत का काम खाना पकाना या घर के काम करना नहीं होता। इसका जो काम हमारे इस्लाम ने और हमारे मूशे ने सौंपा है वह बच्चों की तरबियत करना है। सब नामी लड़की के बच्चों का खर्च एक बहुत बड़ी ट्रस्ट ने उठाने का वादा कर लिया। इसने कहा कि हम बच्चों को संभालेंगे। वह सारे बच्चों को भी वहीं ले गए और इस लड़की को और इसकी माँ को भी वहीं ले गए, क्योंकि सुनने में आया था ये माँ बेटियाँ अकेली थीं। मैंने कहा कि अगर तुम लोगों के घर में कोई मर्द नहीं है तो तुम्हारे घर का खर्च कौन उठाता था? इस बात पर भी इनके पास कोई जवाब न था। फिर इनको इस ट्रस्ट में भेज दिया गया। बच्चों की वहाँ पर अच्छी देखभाल हो रही थी और इसकी माँ लड़की के फैसले से यह बात सामने आई कि कुछ बच्चों को अगर कोई बे औलाद जोड़े ले जाए तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यह भी एक लंबा प्रोसीजर था, इसके काफ़ी सारे मराल थे। मगर यह सब कुछ हुआ कैसे और इन बच्चों का बाप कौन था? मेरे जहन में अभी भी यही सवाल खटक रहा था, क्योंकि यह बात अभी तक सामने नहीं आई थी। और जब यह बात सामने आई तो हम सब के होश उड़ चुके थे, हमारे दिमाग जैसे फिर से माफ़ हो चुके थे। इस लड़की की हालत अब ठीक हो चुकी थी। फिर इसके बाद कौन किसी के बारे में पूछे? हमारे हॉस्पिटल में हज़ारों मरीज आते थे और चले जाते थे, लेकिन किसी भी केस में इतनी दिलचस्पी ना हुई थी जितनी इस लड़की के केस में हुई थी। मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई थी, इसलिए मैं इसके पते पर चली गई। वह माँ बेटी तो वहाँ पर नहीं रहते थे, मगर लोगों से मैंने इसके बारे में पूछ सकती थी। ये दोनों माँ बेटियाँ कैसी थीं? और जब मैंने थोड़ी पूछताछ की तो जो बात मुझे पता चली वह मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। इन्होंने कहा कि इसका बाप जिंदा है, यानी किसू बीह का बाप, वो इनके साथ नहीं रहता, इन्हें छोड़कर चला गया है, क्योंकि इन दोनों माँ बेटियों के काम ही कुछ ऐसे हैं। कसूर इसमें इस लड़की का नहीं है, वो बेचारी तो मासूम है, मगर वह सब कुछ इसकी माँ का किया धरा है। इनके पास कमाने के लिए और कोई जरिया नहीं था, इसलिए वह यह काम करती थी जो औरतों को नहीं करने चाहिए। ये अपनी बेटी को भी खुद ही मजबूर करती थी। इसकी बेटी कम उम्र थी, खूबसूरत थी, ये इसका फ़ायदा उठा रही थी। मैंने कहा कि आप लोग कहीं सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन नहीं कर रहे? ऐसा तो नहीं कि बस दो शरीफ औरतों को इस मोहल्ले में बदनाम किया जा रहा हो? मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप जिससे चाहे पूछ ले, वह आपको यही बात बताएगा। अब तो मुझे भी कुछ ऐसी ही बात लग रही थी। जिस औरत से मैंने फ़ोन पर बात की थी, इसने भी मुझे यही कहा था। इसका मतलब कि सकीना बीवी जितनी सीधी नज़र आती है इतनी सीधी ना थी। सब कुछ जानने के बाद मैं ट्रस्ट में चली गई। मैंने वहाँ पर जाकर इस औरत से सीधा सीधा पूछा, लेकिन वह औरत इतनी ढीठ थी कि अभी भी कुछ नहीं बता रही थी। कहती कि हम तो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैंने पूछा कि अच्छा बताओ, इस लड़की के बच्चों का बाप कौन है? इतना तो पता ही होगा तुम्हें। वह फिर भी चुप हो जाती। फिर मैंने सोबिया से बात की और इससे कहा कि मुझे सच बताओ, किसी से भी डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो। इसने मुझे एक एक लफ्ज़ बता दिया। वही बात थी जो मोहल्ले वाले बता रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। वह बहुत रोने लगी। मैंने कहा कि अब तुम यहाँ पर महफूज हो, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश करें तो तुमने नहीं जाना। और ये जो यहाँ पर आप ही काम करती है ना? नहीं दाबी, तो आप इनको बता देना, और कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, इसी ट्रस्ट की इंचार्ज थी, मैंने इनको भी सब कुछ बता दिया। इन्होंने कहा कि इसकी माँ को हम यहाँ से बाहर तो नहीं फेंक सकते, लेकिन इस पर नज़र रखेंगे और बच्चों का भी ख्याल करेंगे। अभी तक तो 2 बच्चों को बे औलाद जोड़ों के हवाले कर दिया है, और सिद्र ने खुद इनको गोद में बच्चा पकड़ाया था। वह बिल्कुल परेशान नहीं थी, बल्कि खुश थी।
इसका मतलब यह था कि इन बच्चों का बाप ना जाने कौन था, जिसका ना तो इसकी माँ को पता था और ना ही सुबह को पता था, क्योंकि सुबह की माँ ने ही अपनी बेटी को इस गलत काम पर लगाया था और वह इसे इस काम करने पर मजबूर करती थी। मगर यह कहानी एक सच्ची कहानी है। अगर हम माँ शेरावाली में मदद करेंगे तो ऐसे वाक्य कम पेश आएंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप सबसे दरखास्त है कि अपनी आमदनी से कुछ पैसे गरीबों के लिए भी निकाल करें, ताकि मिश्रा अच्छा बन सके और ऐसे वाक्य पर सुनाएं। इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी वॉइस को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।